होना पड़ा? सिंपैथेटिक पे रिलैक्स, डेटोरल मसल को रिलैक्स होना पड़ा, प्लस जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है इसको क्लोज होना पड़ा। जब ये दो चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक ये भर जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं पैरासिम्पैथेटिक पे चले जाओ तो उसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या कि जो अब मसल्स रिलैक्स थी उनको अब क्या, अब इसको खाली करना है। खाली करना है यानी बाहर से प्रेशर लगाना है आपको, तभी तो आप नीचे खाली करोगे। यानी अब इन मसल्स को जो रिलैक्स दिया उनको कैसा होना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट, टाइट होना पड़ेगा, तभी तो आप ब्लैडर खड़ी कर पाओगे। तो अब ये वाली मसल्स कैसी होंगी? कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी। प्लस इंटरनल जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है वो अब क्या होगा? ओपन रहेगा कि क्लोज होगा? ओपन। अब उसे ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पर देख ली। क्या क्या? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करिए, इसकी बैटरी डिस हो रही है। जस्ट अ सेकेंड ना प्लीज। क्या हम बोल रहे थे कि सिंथेटिक सिस्टम पे क्या होना पड़ेगा? जब सिंथेटिक यानी इसको फिल होना पड़ेगा, तब जो हमारी डेट्यूसस मसल्स हैं उनको रिलैक्स होना पड़ेगा, प्लस जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है उसको बंद होना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसको अगर खाली करना है तो ये वाली मसल्स को कैसा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसको ओपन होना पड़ेगा। ये काम होता है, ये मैकेनिज्म होती है सिंथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। अब आप पूछेंगे कि सोमेटिक फिर क्या काम करता है? उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, देखना। अच्छा, ये दिख रहा है ना आपको? ये बैल्यून है, ठीक है ना? ये बिल्कुल ब्लैडर है आपका। आप इसको बिल्कुल ब्लैडर इमेजिन करो कि अभी ये आपका ब्लैडर है, ठीक है? नीचे आपका क्या लगा हुआ है? इंटरनल स्फिंक्टर। अगर अब मुझे इसको भरना है, इसको भरने का मतलब क्या है? मुझे इसके साइज को बड़ा करना है। ठीक है, आप बिल्कुल बैलून समझो, बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। अब मुझे इसके साइज को बड़ा करना है। अब इसके साइज को मैं बड़ा कब कर पाऊंगा? जब जो ये ऊपर की लेयर है इसको, जब ये, पहली बात तो ये लेयर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वरना मैं अगर इसमें हवा भरूंगा तो ये फट जाएगा। यानी पहली बात तो इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इलास्टिसिटी के साइड साइड इसमें इतनी पावर होनी, ये इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी तो ये अपने साइज में बढ़ पाएगा। अगर ये रिलैक्स नहीं होंगी इसकी मसल्स, रिलैक्स होने का मतलब क्या होता है? कि फोर्स अंदर की तरफ से बाहर लगे, क्योंकि जब मैं इसमें एयर भरूंगा तो वो एयर इसके अंदर भरेगी और वो फोर्स कहां लगाएगी? बाहर की तरफ, और ये साइज में तब बड़ा होगा। यानी इसको रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर मैं इसको अब फिल करूंगा, अगर अब मैंने इसको साइज में भर के फिल कर दिया, फिल करने का मतलब क्या रहा? कि अब अपने इसके अंदर यूरिन भर चुकी है। यूरिन भरने का मतलब क्या? कि इंटरनल स्फिंक्टर को मैंने बंद रखा, तभी तो इंटरनल स्फिंक्टर बंद। अगर इंटरनल स्फिंक्टर बंद नहीं होता तो सारी एयर है वो, यूरिन है वो बाहर निकल जाती। यानी फिलिंग के टाइम पे मुझे इंटरनल स्फिंक्टर को बंद रखना पड़ा। जब मैं इसको भर रहा था तब इंटरनल स्फिंक्टर, अभी देखो अभी ये भरा हुआ है यानी इंटरनल स्फिंक्टर मेरा बंद है। अगर मैं इंटरनल स्फिंक्टर खोल दूंगा तो सारी यूरिन बाहर निकल जाएगी, यानी इंटरनल स्फिंक्टर मेरा बंद है। प्लस ये वाली जो मसल्स थी ये रिलैक्स थी। अब मैं इसको एम्पिटी करता हूं, अब मैं इसको खाली करता हूं, तो खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर की मसल्स है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें अंदर की तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा। बैलून में भगा दिया था, इसको तो बंद कर दिया दरवाजा। इस माइक म्यूट कर दीजिए। उसके बोल खोल रे ना। क्या कि अगर इसको जब खाली होना है तो ऊपर से प्रेशर लगेगा, यानी ये वाली जो मसल्स है अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये अंदर की तरफ जाएंगी, तभी तो नीचे एयर निकलेगी। अगर ये वाली मसल अंदर नहीं जाएंगी तो एयर कैसे निकलेगी? यानी क्या? अब हो रही है वॉइडिंग, खाली। और इंटरनल स्फिंक्टर है, इसको मुझे खोलना पड़ेगा। अगर मैं इसको खोलूंगा नहीं तो हवा कैसे निकलेगी? तो ये मैंने इंटरनल स्फिंक्टर को खोल दिया और ये वाली मसल्स थी उन सबने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्लैडर आपका हो गया खाली। बिल्कुल इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्लैडर होता है। अब किसी को इसमें कोई डाउट है इतना, तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बता दो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो हम इसको फिर दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आगे चले? आपकी खामोशी मैं हाँ समझ लेता हूं। ठीक है, तो यानी ये हमारा ओवरऑल काम ऊपर था। अब नीचे हमारा बच्चा एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो हमारे हाथ में होता है वो, लेकिन हमें फील कब होता है कि हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर खोलना है? वो हमें जब फील होता है जब हमारा इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको ब्रेन ने खोल दिया।
कौन सी नर्व ने खोल दिया? कौन सी नर्व खोलेगी इसको? pelvic nerve. पेल्विक नर्व, ठीक है, बोलते जाओ, थोड़ा ध्यान लगाते जाओ, ठीक है। तो इसको पेल्विक नर्व खोलेगी। अब ये खुल गया, खुलने के बाद यूरिन आएगी। अब यहां पर होते हैं रिसेप्टर्स, यहां पर रिसेप्टर्स बैठे होते हैं, उनमें जैसे ही यूरिन टच होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपको अर्ज फील कराने लग जाते हैं कि सर आपको यूरिन आ रही है। आपको वो अर्ज जो फील होता है वो यहाँ बैठे रिसेप्टर्स कराते हैं। फिर आपके हाथ में होता है सोमेटिक्स के जो प्यूडेंटल नर्व के थ्रू एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। अब आप इसको कंट्रोल्ड कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि अभी यूरिनेशन कर सकते हैं तो आप इसको ओपन करके यूरिनेशन कर लेते हैं, और नहीं तो आप इसको कंट्रोल्ड में रखते हैं, मगर विद इन अ लिमिट पीरियड तक। अगर इसके अंदर और ज्यादा फिल हो गई तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है, तो स्केलेटन मसल में इतनी पावर तो होती है क्या है आपके कंट्रोल, लेकिन ओवर हो गया तो स्केलेटन मसल्स भी जस्ट खुल जाएंगी आपके बिना मर्जी के, और इसको बोलेंगे आप इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो ये सिंपल आपकी मैकेनिज्म थी, किस चीज से रिलेटेड, ये आपकी मैकेनिज्म थी आपके यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड। अब इसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसी को आप बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, अभी मेन बचा है पूरा, फटाफट वो लिंक पे जाके जल्दी से आ जाना, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में डाल देना, सबकी क्लियर करेंगे। और अभी आपको प्रेजेंट में जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो यहीं के यहीं पूछना, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसका एनाट समझ लिया, प्लस हमने इसका फिजियोलॉजी समझ ली। हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी हमारे एक ब्लैडर की कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रीजन क्या होते हैं, ठीक है। तो द नॉर्मल, ये हमने पूरी लाइन पढ़ी थी, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज टू स्टोर एंड एक्सपेल यूरिन इन अ कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल्ड फैशन। द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हम पूरा कंप्लीटली इसको समझ के आए, ठीक है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज टर्म अप्लाइड टू यूरिनरी ब्लैडर मालफंक्शन। मालफंक्शन यानी डिसफंक्शन हो जाना। न्यूरोजेनिक ब्लैडर तब कब, यूरिनरी ब्लैडर का डिसफंक्शन हो जाना ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। ये डेफिनेशन में अगर आप ये लाइन नहीं ऐड करके आएंगे तो फिर आप इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर नहीं बोलेंगे। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इमिनेटिंग फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल। अब कोई भी रीजन हो सकता है आपका, या तो इंटरनल ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया, एक्सटर्नल कोई ट्रॉमा हो गया, डिसीज हो गई, या कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ब्लैडर पर को आपसे कोई पूछे क्या न्यूरोजेनिक ब्लैडर में आपके ब्लैडर पर कोई इफेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको जो नर्व सप्लाई करती है उन पे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ट्रॉमा, डिसीज, इंजरी कुछ भी होगी वो आपके ब्लैडर को अफेक्ट नहीं करेंगी, जो नर्व कर रही है ट्रेवलिंग ब्लैडर को जो रिस्पॉन्स कर रही है उन पे अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर फ्रॉम डेट्रूसर, क्या दो काम होंगे, या तो डेट्रूसर मसल अंडर एक्टिविटी में चला जाएगा या ओवर। वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा आपकी, फिर से बताना तुम्हें, वॉइस ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। हाँ अब वो तो बताना, मैं फिर से, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं कि दो काम हो सकते हैं। हमने अभी दो चीजों का मेन काम पढ़ा, एक आपका डेट्रूसर मसल्स का पढ़ा, एक आपका इंटरनल स्फिंक्टर का पढ़ा। तो उन्हीं में कुछ होना है, या तो वो अंडर एक्टिविटी में, या तो वो काम ही नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि डेट्रूसर मसल काम ही नहीं करेंगे तो क्या वो कंप्लीटली रिलैक्स में चले जाएंगे, और कंप्लीटली रिलैक्स में जाने का मतलब है कि वो अपने साइज में बढ़ते जाएंगे, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर बस भरता चला जाएगा, आप उसको खाली नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब वो रिलैक्स में चला गया तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे जब तक, तो यूरिन नीचे कैसे जाएगी यूरेथ्रा में। तो अंडर एक्टिविटी का मतलब क्या, कि वो सिर्फ रिलैक्स में चला जाएगा और फिलिंग ही उसमें बस फिलिंग होगी, लेकिन नीचे नहीं जा पाएगा। और ओवर एक्टिविटी का मतलब कि वो क्या, उसकी जो रिलैक्स मसल है क्या वो आप कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच जाएंगी, यानी क्या आपको बार बार यूरिन आती रहेगी। थोड़ी भी फिलिंग हुई यूरिन, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा, विद स्मॉल लिटिल ड्रॉप्स यूरिन के कंटिन्यूअसली नीचे गिरते रहेंगे। ये आपने लोगों में प्रॉब्लम देखी होगी कि ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंटिन्यूअस उनको यूरिनेशन होता ही रहता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप्स उनकी रिलीज होती ही रहती हैं। क्यों? इन सब नर्व की प्रॉब्लम की वजह से। क्या जो आपकी मसल सब ओवर एक्टिविटी में चली गई। और अंडर एक्टिविटी मतलब क्या, कि अब वो उनको यूरिन ही नहीं हो रही, आप उनको बोलोगे यूरिन करके और नहीं होगी, फिर इतनी यूरिन फिल हो जाएगी कि सडन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा पूरा एकदम, और जब आप बोलोगे करके आ जाओ तो उनको नहीं होगी। और ओवर एक्टिविटी का मतलब कि वो करना नहीं चाह रहे, फिर भी लिटिल अमाउंट का ड्रॉप, यानी थोड़ी बहुत भी फिलिंग हुई वो नीचे जाती जाएगी, वो गिरती जाएगी।
इंसर्ट, ठीक है। और अगर जो आपको इंटरनल स्फिंक्टर है उसका भी यही रोल हो जाएगा। तो द यूरिनरी स्फिंक्टर में ऑल्सो बी अफेक्टेड रिजल्टिंग इन इट्स ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ स्फिंक्टर कोऑर्डिनेशन विद ब्लैडर फंक्शन। हम जानते हैं क्योंकि चाहे फिलिंग हो चाहे बॉइडिंग हो, डेट्रूसर मसल्स का जितना रोल है उतना ही इंटरनल स्फिंक्टर का है। भले डेट्रूसर मसल रिलैक्स हो जाए, अगर इंटरनल स्फिंक्टर बंद नहीं हुआ तो आप कितनी भी यूरिन भर दो वो सब नीचे चली जाएगी। और डेट्रूसर मसल्स अगर बंद ही बना रहे, वो खुले नहीं, तो आपका ब्लैडर का साइज बड़ा हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, वो फटने के लिए हो जाएगा। तो यानी जितना रोल आपका डेट्रूसर मसल्स का रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होना है उतना ही तो क्या हमने अभी तक देखा? हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारे चाहे इंटरनल स्फिंक्टर हो और चाहे हमारा डेट्रूसर मसल्स हो, दोनों का बराबर रोल है। अगर डेट्रूसस मसल चाहे अंडर एक्टिविटी में चला जाए, ओवर एक्टिविटी में चला जाए, तो उसके साथ उतना ही रोल हमारे इंटरनल स्फिंक्टर का होता है कि वो ओवर एक्टिविटी में जा रहा है कि अंडर एक्टिविटी में जा रहा है। हमने देखा था कि ओवर एक्टिव अगर डेट्रूसस मसल्स हमारी ओवर एक्टिविटी में चली गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। यानी क्या, अब जैसे ही कोई भी फ्लूइड भरा तुरंत बाहर, अंडर एक्टिविटी में चली गई, रिलैक्स हो गई, फ्लूइड उसी में रह जाएगा। ऐसे इंटरनल स्फिंक्टर ओपन रह गया तो आप कुछ भी भरेंगे सब नीचे, क्लोज हो गया तो सब ऊपर ही रह जाएगा। सेम हमारा ऐसे ही हमने अभी बोला कि हमारे नीचे जो अगर प्यूडेंटल नर्व है, सोमेटिक सिस्टम चला रहा है प्यूडेंटल नर्व वाला, तो उसी में भी हमने वही देखा, तो उसमें भी आपका वही है कि अगर वो, लेकिन वो सबसे बड़ी फायदा क्या है कि वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो हमारा स्केलेटन मसल से बना, हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं, वो प्यूडेंटल नर्व चला रही है, मगर वो हमारे हाथ में, मगर विद इन अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में ऑल टाइम है। आपको हमने देखा कि रिसेप्टर उसमें अर्ज जगाते हैं, उसके बाद हमें फील होता है कि हमें यूरिनेशन बॉडिंग के लिए जाना है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं मगर विद इन अ लिमिट तक। अगर 500 ml उससे भी ज्यादा हो गया तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, देन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो अभी तक हमने प्रॉपर डेफिनेशन, हमने पूरी एनाटॉमी देख ली, पूरे फंक्शंस देख लिए, सब कुछ हमने देख लिया, क्या न्यूरोजेनिक ब्लडर, अब सब कुछ देख लिया। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कि क्या क्या कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। आप इतना समझ लो, कॉज कुछ भी हो, लास्ट गोल हमारा हर कॉज का यही रहेगा कि नर्व को डैमेज करना है। कि हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये न्यूरोजेनिक ब्लडर है, इसमें जो भी बात होगी वो नर्व से रिलेटेड होगी। अब वो नर्व कौन सी खराब हो सकती है? हमारी दोनों है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाली, या फिर हमारी मे बी इवन प्रूडेंटल नर्व, क्यों नहीं, भले वो हमारे हाथ में है लेकिन उसको करना, लेकिन अगर वो हमारे हाथ से उसका कंट्रोल चला गया फिर तो कहीं ना कहीं वो भी रोल प्ले कर रही है। मगर मेजरली जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के नर्व ऑफ फ्लिंग और नर्व ऑफ बॉइडिंग। नर्व ऑफ फ्लिंग हमारी कौन सी नर्व थी? नर्व ऑफ फ्लिंग हमारी थी कौन सी? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और नर्व ऑफ बॉइडिंग थी हमारी पेल्विक नर्व। ठीक है, तो हम कुछ कॉजेस देखते हैं। नर्व मेन कॉज हमारा एक ही हैगा कि नर्व डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीज। अब उसमें दो इंटरनल फैक्टर हो सकता है या एक्सटर्नल। इंटरनल कुछ हमारे अंदर की डिसीज, एक्सटर्नल कोई बाहर से इन्फेक्शन आ जाए, स्ट्रोक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंड गोल हमारा यह है कि हमारी नर्व अफेक्ट होनी चाहिए। तब अगर नर्व अफेक्ट पर्टिकुलर उस एरिया की, उस ब्लैडर की हो रही है, तब वी कॉल्ड सेड इट इज अ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। हमारा पहला, अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्हाट इज मल्टीपल? इसमें जितने भी कॉज है इन सबको मैक्सिमम करके हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पूरा कंप्लीटली डीप में पढ़ने वाले हैं। एक एक स्ट्रक्चर्स को हम कंप्लीटली डीप में पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसको हम एक एक स्ट्रक्चर्स को डीप में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे नर्व पे जो माइलिन शीथ होती है ना, उसको खाने लग जाती है। अगर आपको याद हो कि ये हमारा एक्सॉन का स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन का, जिसमें आगे वाला एक्सॉन पार्ट होता है और पीछे की तरफ टेल में, ऊपर की तरफ माइलिन शीथ होती है। ठीक है, ऊपर नीचे होती है, बीच में स्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ को बनाते हैं, हमें पता ही है ना। तो माइलिन शीथ का मेन काम तो हमें पता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता ही है। न्यूरॉन का काम क्या है कि न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन है, इस पार्ट का काम क्या है कि एक न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग होकर आ रही है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाओ। समझ आ रहा है ना, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, अरे ठीक है, अब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे, इसका मतलब क्या है? एक सिटी से दूसरी सिटी माल पहुंचाना है, मगर विद इन रास्ते में भी तो, यानी कि अगर वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन में भी तो ट्रेवल करनी चाहिए, तब वो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगी।
न्यूरॉन में भी तो स्टार्टिंग और एंड पार्ट है, इसके अंदर भी तो वो इन्फॉर्मेशन पहले फर्स्टली ट्रेवल करे तब वो दूसरे न्यूरॉन में जाए। तो इसके अंदर देखो बाहर तो एक्सॉन ट्रेवल करा देता है, अंदर माइलिन शीट ही ट्रेवल कराती है। माइलिन शीट एक तो प्रोटेक्ट करके रखती है कि न्यूरॉन टूट ना जाए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्लस इसका सबसे बड़ा फंक्शन रोल क्या है कि ये विद इन द न्यूरॉन उसको ट्रांसमिट कराना इसका रोल है कि विद इन द न्यूरॉन के अंदर जो एक इंफॉर्मेशन जानी है वो माइलिन शीट लेके जाइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये ऑटो में, इसको बाद में बहुत डीप में पढ़ेंगे हम आगे चल के। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जिसमें क्या होता है हमारी इम्यूनिटी हमारे ही नर्व सेल्स की माइलिन शीट को डैमेज करने लग जाती है। अगर माइलिन शीट डैमेज होंगी तो अब क्या होगा, बोले अगर अब हमारी माइलिन शीट डैमेज हो गई तो अब पर्टिकुलरली हमारी विद इन द नर्व अब इंफॉर्मेशन कंडक्ट नहीं हो पाएगी, और अगर नर्व कंडक्शन नहीं हो पाएगी तो फिर हमारे सिम्टम्स, उसकी वजह से अगर हमारा ब्लैडर अफेक्ट होता है देन वी कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक ब्लैडर। सेकंड वन पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म क्या है इसको भी हम बाद में बहुत डीप में पढ़ेंगे। पार्किंसनिज्म एक ओल्डर एज की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है हमारे ब्रेन में से जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसकी कमी हो जाती है। अब आप डोपामिन की कमी से ये कैसे कॉज होता है, देखो डोपामिन होता क्या है, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, लेकिन बीच में जो आदान प्रदान करने वाला होता है कि एक सिटी में एक चीज है दूसरी सिटी में उसको लेके जाने वाला जो रास्ता बीच में गाड़ी कोई भी है वो न्यूरोट्रांसमिट होते हैं। न्यूरो यानी ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी इस केस में कोई नर्व अफेक्ट नहीं हो रही, मगर उस नर्व को पर्टिकुलरली जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जानी है उसको कौन लेके जाएगा, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अच्छा आप एक बताओ, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नर्व टू नर्व करते हैं, कुछ और कुछ ऐसे भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व टू मसल फाइबर, कुछ याद आ रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एसिटाकोलिन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप एसिटाकोलिन पढ़ के आए थे। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो आपके नर्व न्यूरॉन से मसल्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंप्लीट अगर नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, उसमें पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने फार्मा के अंदर समझाया है, तो उसमें आप जाके उसको देखना, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से और समझ आएगा। तो उसमें एसिटाकोलिन होती है वो प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराती है, लेकिन डोपामिन नर्व टू नर्व कराती है। तो अगर ये नर्व टू नर्व का कंडक्शन बिगड़ जाए तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन तो भले वो ट्रेवल करेगी मगर वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर कौन कराएगा उसको, डोपामिन नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगी। थर्ड वन डायबिटीज। अब देखो डायबिटीज तो आप जानते हो कि डायबिटीज इज द हब है इंडिया, डायबिटीज का कैपिटल। डायबिटीज इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन वर्ल्ड वाइड। हर तीसरे, आप पहले तो ऐसा बोलते थे हर चौथे में से एक, मैं तो ये बोल रहा हूँ वर्ल्ड में हर तीसरे में से एक को जो डायबिटीज है वो इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट इंडिया में है, सबसे ज्यादा। अब आपसे पूछेंगे कि इससे डायबिटीज कैसे के, देखो डायबिटीज अगर किसी भी पेशेंट पे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहे, यानी क्या एक क्रोनिसिटी लेवल तक रहे कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर डायबिटीज है आपको, तो वो फिर आपको करा देती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। if peripheral neuropathy caused by the diabetes then we called as diabetic neuropathy। न्यूरोपैथी का मतलब होता है एनी डिसफंक्शन टू द नर्व के फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। क्या होता है, अगर बॉडी में बहुत टाइम तक एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज बना रहे, क्योंकि अब डायबिटीज है तो ग्लूकोज तो हो गई, तो वो नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सर नर्व को डैमेज करना, आप घर पे या कोई भी किसी को डायबिटीज हो रही लंबे समय से हो, 5-6 साल हो गए हो, तो आप देखना वो आपको बहुत प्यारी कंप्लेंट करेगा क्या कि कुछ भी जैसी मीठा खा लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे उसकी डायबिटीज बढ़ेगी वो तुरंत बोलेगा कि पैरों में एकदम झुनझुनी सी यानी टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, एकदम ऐसा लगता है कि पैर सो जाते हैं, यानी क्या नमनेस हो रही है बहुत। हाथ पैरों में तो वैसे तो पूरी बॉडी में ही बताएगा, लेकिन पैरों में तो कुछ ज्यादा ही बोलेगा मन कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कोई चींटियां काट रही हैं, पैर बहुत सो जाता है, और ये सब ऐसे ये सब क्या है, नर्व के ही तो सिम्टम्स है। तो ये नर्व की, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गई है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई तो फिर नर्व कंडक्शन और ये सब होना बंद हो जाता है। जब बाद में हम डायबिटीज को भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से डीप में इसमें और आपको फिर बताऊंगा। अब इन्फेक्शन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, भैया ब्रेन से
काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड नर्व लेके आती है, उनके बीच में कोई अभी एक्सटर्नल हो गया सर, आपका हो गया कि नहीं हो गया, कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। बोले इन्फेक्शन कैसे हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर आ गया और वो इन्फेक्शन करके वहां पर पास एक्यूमुलेट हो जाए और वो आपकी नर्व को डैमेज कर दे, तो आपकी वहां नर्व अगर डैमेज हो गई उसकी वजह से, तो भी आपको न्यूरोजेनिक ब्लडर कॉज हो सकता है। हैवी मेटल पॉइजनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में। अगर आप खुद इमेजिन करके देखो, आपने कभी एक चीज नोटिस करी है कि आज से जो 10 साल पहले मेमोरी थी वो अब आपकी नहीं है। आप अपने किसी घर वालों के उनकी पूछना, जो पहले मेमोरी अब इतनी नहीं रही, क्यों नहीं रही, हैवी मेटल पॉइजनिंग इसका बहुत बड़ा रीजन है। हम देखते हैं आर्सेनिक, लेड, जिंक, ये जो एबनॉर्मल आर्सेनिक, लेड वगैरह, मरकरी, ये आजकल हमारे वेजिटेबल्स में सबसे बड़े वाटर कंटेंट में इतने बढ़ गए हैं कि हमारे ये क्या करते हैं मेटल्स, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार हमारा नर्वस सिस्टम अगर डैमेज होने लगा तो फिर सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और आप इसको फील भी करते होंगे, खुद में ही फील करते होंगे कि 10 साल पहले क्या थी और आप कितना हमारे अंदर चेंजेस हमको नजर कहीं ना कहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में आते हैं, मगर मोस्टली लोगों में आप खुद देखो, आप लोग को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग भी ये हमारे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन हो जाता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक का देखो सिंपल, स्ट्रोक भी हम कंप्लीटली पूरा पढ़ेंगे। स्ट्रोक का मतलब होता है कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रो यानी सेरिब्रल यानी हमारा ब्रेन, वेस्कुलर यानी वेसल्स, एक्सीडेंट मतलब क्या, कि हमारे में जो वेसल्स है यानी आर्टरीज है वो हमारे ब्लड, हमारे किसी भी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट आर्टरी सप्लाई कर रही है। सपोज करो कोई भी एक आर्टरी रप्चर हो जाए या ब्लॉक हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, उसके अंदर से जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। रप्चर हो गई तो ब्लड वही फैलने लग जाएगा, और ब्लॉक हो गया तो ब्लड आगे जा नहीं पाएगा। जिससे होगा क्या, अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन के जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो इन्फार्क्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की उससे कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पर्टिकुलर आपकी जो वो पर्टिकुलर ब्रेन का वो पार्ट जो जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब वो आपके काम नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। तो स्ट्रोक भी वन ऑफ द बेस्ट रीजन इसके लिए हो जाता है। ये भी अब एक्सटर्नल फैक्टर हुआ एक तरीके से, मतलब हुआ इंटरनल कमी की वजह से, लेकिन ये सडन हुआ है ना। तो ये भी वैसे यहाँ पे ऐसे इंटरनली बोलेंगे, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे। हैवी मेटल पॉइजनिंग को आप और इंजरी को आप एक्सटर्नल बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, सब सारी की सारी नर्व रन तो स्पाइनल कॉर्ड से ही कर रही है ना सर, तो अब जितनी भी है तो वो तो हमारे लिए रहेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम, या फिर ब्रेन इंजरी हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हम आप ऐसे सारे पॉइंट लिख के आएंगे जिसमें नर्व इफेक्ट हो रही है। अगर नर्व या फिर ब्रेन का कोई पार्ट जिसकी जो नर्व से कनेक्ट था वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो सारे इसके कॉजेज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। स्पाइनल बाइफिडा को अगर कंप्लीट पढ़ना है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, डॉक्टर द थिंकर करके नाम है, डॉक्टर द थिंकर, प्लीज उस पर जाइए। सारे लेक्चर्स हैं, मोस्टली लेक्चर्स है स्पाइनल बाइफिडा पे, मैंने कंप्लीटली लेक्चर लिया, उसको देखिए। स्पाइनल बाइफिडा के दो टाइप से होता है, ओकल्टा और एस्पर्टा। एस्पर्टा के अंदर मेनिंजोसिल, माइलोइंजोसिल। इसमें क्या होती है, बाइफिडा का मतलब होता है स्प्लिट स्पाइन, जो हमारी स्पाइन के अंदर नर्व है वो स्प्लिट हो जाती है, और इस होगी तो उससे हमारी नर्व डैमेज होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम उसके अंदर से नर्व जा रही है तो नर्व तो डैमेज होना बनता ही है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप उस पर जाके देख के अच्छे से और इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में सीधा का सीधा ऐसे ही आ जाता है, समझ रहे, क्योंकि ये मार्किंग लाने वाला चैप्टर है। ये टॉपिक आपका मार्किंग लाने वाला है, किस आ भी जाता है, बड़े मार्क्स में आ जाता है, और मार्किंग लाने वाला है। तो हमने एनाटॉमी समझी, फिजियोलॉजी समझी, ऊपर कॉजेस समझे, डेफिनेशन समझी, सब कुछ हमने इसको समझा। आप जो आप लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आया हो पूरे चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स लिखिए, हम उसको पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।